हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग एक्सपोनेंट्स क्लास 8 एक्सपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल के सेशन में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, साथ में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को मैंने होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से किसी व्यक्ति से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या बनाया हुआ जो सॉल्व क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन यू मे आस्क द क्वेश्चन विथ पेज नंबर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर मेंशन करके सेंड कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, तो अगले दिन के क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको डाउट क्लियर करने का तरीका। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है कहीं पर भी, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे, अगर आज सेंड कर देंगे अपना डाउट, तो कल के सेशन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ाए हैं उसके बाद देखिएगा लास्ट में पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पेज 43 पर एक टॉपिक लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को यूज करके किसी छोटे नंबर को या लार्ज नंबर्स को, मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट या 8 डिजिट का कोई नंबर है, तो उस नंबर को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो एक्सपोनेंट्स का यूज कैसे करते हैं, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीका क्या है। देखिए आपके बुक में जो है वो एक सेंटेंस या एक तरीका लिखा हुआ है ना, एक तरीका लिखा हुआ है, लेकिन केवल उसको पढ़ने से आपको बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि किसी भी स्मॉल नंबर या लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखते हैं, या उसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या समझेंगे, जब कोई नंबर ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ हो जिसमें दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, है ना, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, है ना, और उसमें जो पहला पार्ट है, यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है, दिस यहां पर जो नंबर होगा वो 1 से लेके 9 तक, है ना। ये जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पर जो नंबर लिखाएगा वो 1 से लेके 9 तक लिखाएगा, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो 10 के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, 10 के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर को इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उस नोटेशन को, उस लिखने के तरीकों को कहते हैं राइटिंग द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, फिर से ध्यान देखिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको समझिए ऐसे कि a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, इस फॉर्म में हमको लिखना है ना। किसी भी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे, a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b के फॉर्म में लिखे, तो इस फॉर्म में लिखने के तरीके को कहते हैं राइटिंग द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं, है ना। मान के चलिए हमको लिखना है 9000, ठीक है, 9000। इस नंबर को अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्या 9000 को हम 9 इंटू 1000 लिख सकते हैं, 9000 को 9 इंटू 1000 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको अगर हम ए मान लें
और ये सेकंड पार्ट है, इसको b मान ले तो देखिए सॉरी, इसको 10 के एक्सपोनेंट, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें, है ना। ये फर्स्ट पार्ट को a मान ले और ये सेकंड पार्ट को 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें तो वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। देखिए a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 तो जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों, देखिए a कैसा लिखना है, फर्स्ट पार्ट जो है a, है ना, और ये जो 10 का एक्सपोनेंट है, ये जो a है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, वो फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं a। ये नाम है, केवल नाम है, a केवल नाम है। बोलेंगे वो क्या हो सकता है, a क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जिसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके वैल्यू के हिसाब से a डिसाइड होगा कि क्या लिखाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको 9000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो 9000 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखे 9 इंटू 1000, 9 इंटू 1000। तो देखिए 9 जो कि फर्स्ट पार्ट था a था, देखिए a 9 है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में है, 1 to 9 होना चाहिए था ना। तो देखिए 9 क्या है यहाँ पे, 1 से लेकर 9 तक के बीच में है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो वो कैसा होना चाहिए, वो 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में होना चाहिए, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अभी तो ये जो 1000 है वो 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है, तो क्या 1000 को हम 10 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, 10 का एक्सपोनेंट 3। क्यों, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। बात समझ में आ गया। इस 1000 को हम 10 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1000 जो है वो कैसा होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो 10 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3, तो इसी को ना 10 का एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गया, 10 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो इस 1000 को हम 10 का एक्सपोनेंट 3 लिख दिए। अब चेक करते हैं क्या हमारा इस फॉर्म में आया, एन ए इंटू 10 का एक्सपोनेंट के फॉर्म में आया। देखिए ए कितना हो गया, ये ए हो गया इंटू 10 का एक्सपोनेंट बी कितना है, दिख रहा है, ध्यान से देखिए। 9 जो है वो ए हो गया, जो कि 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। ए कहाँ होना चाहिए, ए 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, और जो 10 का एक्सपोनेंट है वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, 10 का एक्सपोनेंट बी। तो यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट किए तो कितना आया, 10 का एक्सपोनेंट आया 3। तो हमारा ए इंटू 10 का एक्सपोनेंट बी के फॉर्म में आ गया 9000 को। अगर हम चाहें तो 9000 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 3, ए इंटू 10 का एक्सपोनेंट बी, यही ना है। बात समझ आ गया। इस तरीके को लिखने, इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके को कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म। बात समझ में आ गया। देखिए 9000 को हमको लिखना था, 9000 को लिखना था, किस में लिखना था, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, या ये कहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या किए, 9000 को 9 इंटू 1000 लिखे, है ना। और 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 1000 को अगर 10 का एक्सपोनेंट लिखेंगे, 1000 को अगर 10 का एक्सपोनेंट लिखेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 का एक्सपोनेंट 3। तो a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसी को कहेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 9000। बात समझ आ गया। अब ऐसे ही आपके बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसको देख करके सॉल्व करते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट। मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिखा हुआ है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो क्योंकि ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको अगर पढ़ेंगे तो यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना। तो किसी नंबर को इतना बड़ा ना लिखने के बजाय, अब हम छोटे क्लास में थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम लोग किस क्लास में पहुंच गए, 8 क्लास में पहुंच गए, तो अब नया तरीका ढूंढेंगे ना, अपना शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे ना नंबर्स को लिखने का। तो बड़े नंबर्स को, जब कोई नंबर 5 डिजिट, 6 डिजिट या 10 डिजिट या 15 डिजिट का है, तो उतने डिजिट को नंबर को हम उतना बड़ा नहीं लिख करके उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और इस लिखने के तरीके को ही हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या 3 इंटू 3 30 करोड़ लिखना है, तो 30 करोड़ का क्या मतलब है, 3 इंटू 10 करोड़, 10 करोड़ गुने 3 30 करोड़ होगा ना, 30 करोड़। तो 10 करोड़ इंटू 3 इसी का तो 30 करोड़। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको कैसे फॉर्म में लिखना है, a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b के फॉर्म में लिखना है, a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, है ना। तो a तो मिल गया हमको 3, जो कि 1 से लेके 3 के 1 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो हमारा a मिल गया, a हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको 10 का एक्सपोनेंट b के फॉर्म में बाकी के पार्ट को, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो a इंटू तो मिल गया। अब ये जो सेकेंड पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। बड़ा डिजिट नहीं लिखना है, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो 10, है ना। अब ध्यान से देखना इधर, 100 को 10 का स्क्वायर, 1000 को 10 का एक्सपोनेंट 3, 10,000 को 10 का एक्सपोनेंट 4, 1 लाख को 10 का एक्सपोनेंट 5, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कैसे, जितना जीरो है 10 का एक्सपोनेंट उतना ही होगा। बात समझा गया, कैसे, देखो ध्यान से, 100 में 2 जीरो था तो एक्सपोनेंट कितना था, 2, 10 का एक्सपोनेंट कितना था, 2, है ना। वैसे ही 1000 है तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3, तो 10 का एक्सपोनेंट 3, 10,000 में 1 2 3 4 जीरो है तो 10 का एक्सपोनेंट 4, 1 लाख लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख देंगे, 10 का एक्सपोनेंट 5। वैसे ही यहां पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट 8। बात समझ आ गया, बाकी जो यूनिट है वो उतना का उतना ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा ना होता है, देखते हो कैसे कहीं दूर पर कोई लाइट जला रहा हो तो 1 सेकंड में नहीं लगता लाइट को वहां से हम लोग तक पहुंचने में, है ना। तो स्पीड का लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना। कैसे देखो, सन उतना दूर है और सन का लाइट वहां से अर्थ तक पहुंच जाता है, करोड़ों खरबों किलोमीटर दूर है, खरबों अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, फिर भी वहां से लाइट, सन से लाइट अर्थ तक पहुंचता है ना। तो वैसे ही जब स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उतने बड़े नंबर को हम डायरेक्टली उतना बड़ा ना लिख करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन का प्रिंसिपल क्या है, किसी भी नंबर को हम a
इंटू 10 का एक्सपोनेंट b के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो a तो हमको मिल गया, यहां पर देखिए 10 का एक्सपोनेंट b भी मिल गया, b इज इक्वल टू 8, मिल गया। तो a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b, यहां पर b 8 है, ठीक है। तो हो गया हमारा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम आपको, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट को लेकर के, है ना। अब एक दूसरा लिखते हैं, माइक्रोस्कोप देखे होंगे आप लोग, है ना, या टीवी वगैरह या यूट्यूब वगैरह पे तो देखे ही होंगे, है ना। तो बीच में क्या फोन कॉल आ गया था, है ना। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो नंबर कितने डिजिट का है ना। तो एक एग्जांपल हम ऐसा लेकर के चलते हैं जिसमें नंबर बहुत छोटा है ना। जैसे अगर हम, आप लोग सब माइक्रोस्कोप देखे होंगे, है ना। अगर चाहे तो आप यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑब्जेक्ट को जूम करके बड़ा करके दिखाता है ना। तो अगर हम ऐसे मान के चले कि एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें और उसमें वो पीने का पानी ना हो, वो नॉर्मली जैसे सीवेज वाटर या घर में जो पोछा वगैरह लगाते हैं घर में, तो ऐसा एक गंदा पानी अगर एक ग्लास ले लिया जाए तो बोलेंगे उस ग्लास ऑफ वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। घर में जो मौजूद गंदगी घर में रहते हैं, तो जूता पहन के घर में आए, चप्पल पहन के घर के आए, कुछ खा के गिरा दिए, तो दिन भर में बहुत सारा जर्म्स क्रिएट हो जाता है ना। तो उस एक ग्लास ऑफ वाटर में करोड़ों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, है ना। उसमें अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए तो हम लोग उसको खुले आंख से तो नहीं देख सकते हैं, है ना। तो अगर मान के चलते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होगा, है ना, साइज कितना होगा। अब उसको मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं नाप सकते क्योंकि वो तो आंख से दिख ही नहीं रहा है ना। तो मान के चलते हैं 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसलिए नाम दे दे रहे हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, एलगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बैक्टीरिया लिख रहे हैं। एक बैक्टीरिया 1 माइक्रो साइज बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया साइज, मान लेते हैं एक बैक्टीरिया का साइज जो है वो है 0.00000000005 मिलीमीटर, ठीक है। तो दिख रहा है कितना छोटा साइज हो गया, 0.00000, मतलब वो ऐसा है कि वो हमको खुले आंख से नहीं दिखेगा, है ना। तो जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में किसी नंबर के आगे आगे जीरो वो लग रहा था तो एक्सपोनेंट हम पॉजिटिव लिख रहे थे। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। जब इस डेसिमल को शिफ्ट, याद रखिएगा, डेसिमल को जब दाहिने शिफ्ट करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट निगेटिव होगा, है ना। और डेसिमल को जब बाएं शिफ्ट करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, है ना। तो बोलेंगे कितना पॉजिटिव होगा कितना निगेटिव होगा, तो जितना प्लेस शिफ्ट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लेस शिफ्ट करने पर ये डेसिमल पहुंच जाएगा यहां पर, ठीक है। बात समझ है, ये डेसिमल कहां से, यहां से शिफ्ट होकर के पहुंच जाएगा यहां पर। तो देखिए ये किधर जा रहा है, ये दाहिनी ओर जा रहा है ना। तो दाहिनी ओर जाने पर एक्सपोनेंट कैसा होता है, निगेटिव होता है। और ये कैसा होता है, जब हम ये डेसिमल को बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको इधर शिफ्ट करते, ये डेसिमल यहां ना होकर के इधर होता तो हम इधर शिफ्ट करते, है ना। तो जब बाईं ओर शिफ्ट करेंगे तो जितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, जितना प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना एक्सपोनेंट हो जाएगा 10 का, है ना। और अगर दाहिनी ओर शिफ्ट करेंगे तो जितना प्लेसेस शिफ्ट करेंगे उतना एक्सपोनेंट हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको 10 का एक्सपोनेंट निगेटिव कब होगा, जब डेसिमल को हम दाहिने शिफ्ट करेंगे, है ना।
और 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा, जब डेसिमल को हम बाई ओर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट -9। क्या बोले थे, दाहिने शिफ्ट करते हैं तो कैसा होता है साइन, एक्सपोनेंट का साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना। और यही बाई ओर शिफ्ट करेंगे, बाई ओर शिफ्ट करेंगे, बाई ओर शिफ्ट करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जब डेसिमल आ जाएगा तो 5 पहले आ जाएगा और डेसिमल बाद में आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -9 यूनिट जो है उतना बड़ा ही रहेगा। बात समझ आ गया। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 2 एक एग्जाम्पल बताए, एक स्पीड ऑफ लाइट बताए जिसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव था, है ना। अभी जो बताए वो डेसिमल में था और जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव है। ये एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के साइज को हम एग्जांपल करके दिखाए हैं कि कोई क्वांटिटी अगर बहुत छोटा हो तो उसको कैसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें, और कोई क्वांटिटी बहुत बड़ा हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, उतने स्पीड को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, और किसी बहुत छोटे साइज ऑफ मेजरमेंट को अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब हम एक एग्जांपल बताएं, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ सॉल्व एग्जांपल, एक दो जो अच्छा क्वेश्चन आपका है वो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 का बी। आपके बुक में एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, ऐसा अगर एग्जाम वगैरह में है तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10 का पार्ट बी पेज नंबर 41 पर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे। देखिए बेसिस सेम है, बेसिस जो है वो सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का बात करते हैं। बेस सेम है और साइन क्या है, डिवीजन का साइन है। ठीक है, तो डिवीजन का साइन होता है तो डिवाइजर के एक्सपोनेंट जो है वो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जो डिवाइड हो रहा है उसके एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेस सेम है, साइन डिवीजन का है, तो इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो काम कर रहा है ना। दिस मच इज डिवाइडेड बाय दिस मच, बेस सेम है ना, साइन डिवीजन का है तो बेस उतना ही रहेगा और डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो बाएं से डिवीजन साइन के जो बाएं वाला टर्म होता है वो डिविडेंड होता है, वो डिवाइड हो रहा है ना। जो राइट वाला टर्म होता है वो डिवाइजर कहलाता है, वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से, डिविडेंड का एक्सपोनेंट है -8 है ना, इसमें से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए -21, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, एक्सपोनेंट है 2x + 3। ठीक है, अब देखिए रूल कहता है इक्वेशन का रूल कहता है, इक्वेशन किसको कहते हैं, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट किसी भी चीज का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। इस इक्विलिब्रियम को ही हम इक्वेशन कहते हैं। कोई इक्वेशन तब कहलाता है जब किसी दो चीज का तुलना किया जा रहा हो, है ना। तो कह रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। तो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस उतना ही है, राइट हैंड साइड में भी बेस उतना ही है। तो ये इक्वल टू का साइन तभी रहेगा जब बेस इक्वल है और साथ ही साथ एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। देखिए इधर इसको ऐसे देखिए, 2 का एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 3। ऐसा होगा कभी, ऐसा होगा क्यों? 2 का एक्सपोनेंट 2 हो जाता है 4 और 2 का एक्सपोनेंट 3 हो जाता है 8। 4 जो है वो 8 के बराबर है नहीं, ये गलत है। क्यों? बेस तो सेम है,
बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो अनइक्वल है। एक्सपोनेंट क्या है? अनइक्वल है। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 + 1 लिखा हुआ होता या यहाँ पर भी 2 होता तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। बात समझ में आ गया कि बेस सेम होने से केवल नहीं होगा, इक्वेशन कब इक्वल होगा? जब बेस सेम है और साथ ही साथ एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, दोनों अलग अलग है ना, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है ना। तो ये कब होगा? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल कब होगा? जब बेस भी सेम होता और एक्सपोनेंट भी सेम होता। बस में आया? तो यहाँ पर बेस तो सेम है और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट भी इक्वल है, एक्सपोनेंट भी इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपोनेंट है -8 -21 और राइट हैंड साइड का एक्सपोनेंट है 2x + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 को इधर ले आते हैं और इसको पूरा उस तरफ लेके चले जाते हैं। ऐसा करने से साइन चेंज नहीं होता। अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाए और पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ऐसा करने से साइन चेंज नहीं होता है ना। तो ऐसा करने से जो है वो साइन चेंज नहीं होता। हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड उधर लेके चले गए और पूरा राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है उस सबको इधर लेके चले आए तो साइन चेंज नहीं होगा। जब कोई एक को ले जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ तब साइन चेंज होता है। बात समझ में आया? अगर हम केवल -8 को इधर से उधर ले जाते तो -8 से उधर जाने पर वो +8 हो जाता, लेकिन हम पूरा इसको उधर ले गए और पूरा राइट हैंड साइड को इधर ले आए तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर करेंगे तो -8 और -21 इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? -8 और -21 को मिलाएंगे, देखिए दोनों निगेटिव टर्म है, निगेटिव निगेटिव का एडिशन निगेटिव होता है। -21 और -8 मिलाकर -29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x को इधर ही रहने देते हैं, 3 को उधर लेके चले जाते हैं। 3 अकेला 3 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -29 -3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो x जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो राइट हैंड साइड में जो भी होगा उसको वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कितना है? -29 और -3 मिला के -32 और 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -16। बात समझ आ गया? ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का तुलना कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि इधर का बेस और इधर का बेस दोनों इक्वल होगा तभी उसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। जब बेस इक्वल होगा तभी एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। अगर मान लो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/5 होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी 1/4 है और यहाँ पर भी 1/4 है, इसलिए क्योंकि बेस इक्वल है इसीलिए एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व किए तो x का वैल्यू -16 आया। अब अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके बुक में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व किया गया है, क्या क्या उस क्वेश्चन में बारीकी है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, उसको समझने के लिए देखिए सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 43। आपके बुक में पेज नंबर 43 पर दिया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन बड़ा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा जो टर्म है ये इतना, ये बड़ा है या ये बड़ा है, मतलब आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा टर्म है कौन छोटा है। ठीक है, तो क्या करना है, कंपेयर, है ना, ये और ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो हमको बताना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो एक काम करते हैं, मैंने लाइन इसलिए खींचा है, इस वाले पार्ट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं
और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो लास्ट में बचेगा उसको कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव है। निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक्सपोनेंट में साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देने से क्या होता है, बेस का एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साइन निगेटिव है, हम रेसिप्रोकल को कर देते हैं, तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, है ना। और साइन इसका -3 था, अब वो हो जाएगा 3 माइनस, यहां पर भी एक्सपोनेंट निगेटिव है, रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1, एक्सपोनेंट इसका -3 था, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। और लास्ट में है मल्टीप्लाइड बाई 1/2, एक्सपोनेंट है निगेटिव, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/1 एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका 2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1 इज इक्वल टू 3। 3/1 का क्या मतलब है, यहाँ पर 3/1 का क्या मतलब है, वन डिनोमिनेटर नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 का डिनोमिनेटर 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल 3 बच गया। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब का क्या मतलब है, 3 का एक्सपोनेंट अगर 3 है तो उसका क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 27, इतने की जगह पर 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, है ना। माइनस 2 का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 8, है ना। एक्सपोनेंट है इसका -1, है ना। मल्टीप्लाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट है 2, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 नंबर ऑफ टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और 27 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 19, है ना। 19 का एक्सपोनेंट है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, अब दिख रहा है यार 19 का एक्सपोनेंट निगेटिव है, एक्सपोनेंट कितना है, नेगेटिव है। ये साइन चेंज करने के लिए 19 का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 19 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 19 के नीचे कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए ना, तो यहाँ पर 19 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो रेसिप्रोकल 19 का करेंगे तो 19 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/19। ठीक है, तो 1/19, ठीक है। एक्सपोनेंट है 1, तो 1 एक्सपोनेंट का मतलब एक बार होता है, 1 एक्सपोनेंट का मतलब एक ही बार होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4/19। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब राइट हैंड साइड इस वाले पार्ट, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 4/3 है, एक्सपोनेंट है निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 का निगेटिव है -1, -1 से निगेटिव साइन से पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, एक्सपोनेंट है 1 नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट का एक्सपोनेंट है -1, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर साइन है निगेटिव, इसको निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/3। साइन यहाँ पे -1 से प्लस हो गया, एक्सपोनेंट 1 लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 4 का एक्सपोनेंट -1 इंटू 2/3 सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16, है ना। अब इसका एक्सपोनेंट है -1 मल्टीप्लाइड बाई
2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 3 = 19, 19/4, 19/4। एक्सपोनेंट कितना है? -1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 4/19। ठीक है, 4/19 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 19 × 3 करेंगे तो आएगा 57। ठीक है, ये हो गया इतना और ये हो गया इतना। ठीक है, बाकी 4/19 और 8/57 इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे जगह है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर करना है 4/19 है ना और 8/57। तो क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम लोग कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। तो इसको कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, बाएं वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और बाएं वाले डिनोमिनेटर को दाहिने के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 4 × 57 और 19 × 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 57 आएगा 288, 228 आएगा, है ना। और 19 × 8 करेंगे तो 152 और 152। ठीक है, तो कौन बड़ा है? 128 228 इज ग्रेटर देन 152। ठीक है, तो अब यहां पर इतना क्वेश्चन जो है इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन तो आपके बुक में लिखा ही हुआ है ना। तो 228 इज ग्रेटर देन 152, therefore 4/19 is greater than 8/57। ठीक है, 8/57 से 4/19 बड़ा है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करके 4/19 आया था और राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करके 8/57 आया था, है ना। तो क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज ग्रेटर देन, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था अभी यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था वो छोटा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो बड़ा है। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया फॉर सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 43। ठीक है, वीडियो को एक बार अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके पीछे से देख लीजिएगा। जो भी चीज समझाने वाला था मैंने वीडियो में आपको समझा दिया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, इसके बजाय आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड में याद नहीं है, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर कर लेते थे, है ना। यहाँ पे 57 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे 4/19 को, है ना। वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं या इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक हम लिख देते हैं 4/19 को अगर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा 4/19 को, तो इंटू 3/3 करेंगे तो आएगा 12/57। ठीक है, तो 12/57 ये है 8/57। देखिए तो कौन बड़ा है? देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 57 है, इसका भी डिनोमिनेटर 57 है। 12 बड़ा है और 8 छोटा है, इसलिए 12/57 इज ग्रेटर देन 8/57। ठीक है, तो 12/57 किसका आया था? 12/57 इसका था, है ना। तो 4/19 इज ग्रेटर देन 8/57।
57, ठीक है। तो ये मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 43। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2A, है ना। एक्सरसाइज 2A में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है आपको 23, है ना। तो हम लोग इसको एक बार में नहीं बना सकते हैं, 28 क्वेश्चन है और उसमें अंदर में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये हम एक बार में तो नहीं बना सकते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, अलग अलग दिन, हर एक आने वाले दिन में एक्सरसाइज में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप अपना क्वेश्चन घर पर बनाइएगा, है ना। होमवर्क में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात, जो नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आप डाउट में पूछ सकते हैं। अगर आप अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा तो अगले दिन के क्लास में आपका नाम लेकर, है ना, क्वेश्चन नंबर के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास 8 में कोई एक स्टूडेंट, अगर वो उसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख के सेंड कर दीजिएगा। नाम हमको ऑब्वियसली पता चल जाएगा, आपके नाम के थ्रू ही मैसेज आएगा, ठीक है। अगले दिन जब क्लास में हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये क्वेश्चन कौन पूछा है मैं नाम के साथ बता दूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बनाना आपका काम है, आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।